वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके संबंध में कई बार प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं और अक्सर जो स्टूडेंट्स है या अभ्यर्थी है वो कंफ्यूज रहते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा विधेयक किसके अंडर में आता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और किस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों जो विधेयक है उनकी विस्तार से डिटेल में सब बता दूंगा। उसके बाद में धन विधेयक और वित्त विधेयक और धन विधेयक और जो साधारण विधेयक है उनमें जो अंतर है वो तुलनात्मक रूप से एक सारणी के रूप में आपको बताऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और जो भी अंतर है वो आपको समझ में आ जाए कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया, यानी धन विधेयक का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। 110 अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान हो, यानी कि इसमें कुछ ऐसा कोई विधेयक जिसमें कुछ प्रावधान हो, किससे संबंधित प्रावधान हो वो मैं आपको बताता हूँ कि या तो धन से संबंधित या कौन कौन से विषयों से जुड़ा हुआ हो। तो वो कौन कौन से हैं वो आपको आगे बताता हूँ। जैसे पहला है किसी कर का अधिरोपण हो, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय हो, यानी ऐसा कोई विधेयक जिसमें कर से संबंधित विवरण हो, कर लगाना हो या हटाना हो, इस तरह का कोई हो। दूसरा ख में है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति या का विनिमय अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किसी वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, यानी या तो कोई कर से संबंधित कोई विधेयक हो या भारत सरकार द्वारा धन को लेने, उधार लेने या कहीं खर्च करने उससे संबंधित हो, या भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से अभिरक्षा ऐसी किसी भी निधि में धन जमा कराना या उससे निकालना, यानी कि भारत की संचित निधि से अगर धन वगैरह अगर है तो उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो भी धन विधेयक होगा, और कर से संबंधित होगा या भारत सरकार द्वारा किसी वित्तीय लेन देन से संबंधित होगा तो वो धन विधेयक कहलाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या चैनल पे जो भी कंटेंट अच्छे लगे तो आप उसको वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो पॉइंट थे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, तो एक तो भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग ये हो गया। इसके अलावा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, यानी कोई व्यय राज्य से भारत सरकार ने खर्च किया उसको संचित निधि पे अगर भारित करना है तो उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा के मद से धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन या संघ या राज्य के लेखाओं की समपरीक्षा, जैसे या उपखंड, इसमें अच्छा उपखंड क में दिया हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा विषय हो, इन जो में या इन टॉपिक से संबंधित कोई भी विषय हो उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और विस्तार में जाएंगे तो अनुच्छेद 110(2) के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अर्थदंड के अधिरोपण का अथवा लाइसेंस के लिए या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का उपबंध करता है, यानी कि एक तो स्पष्ट हो गया कि जो विधेयक है वो कर से संबंधित हो या संचित निधि से धन निकालने से संबंधित हो वो होगा। लेकिन इसमें 110 अनुच्छेद 110(2) में ये प्रावधान किया गया है कि कोई जुर्माने से संबंधित, हालांकि उसमें भी वित्त का या पैसों का मामला आएगा, लेकिन जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित या कोई लाइसेंस के लिए कोई है, फीस वगैरह है, उससे संबंधित विधेयक है वो धन विधेयक के दायरे में नहीं आएगा। अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन है वो विनिमय है का उपबंध करता हो तो वो उसके दायरे में नहीं आएगा। जैसे स्थानीय का मतलब हो गया जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, इस तरह के कोई भी स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं या निकाय है, अगर वो किसी कर को अधिरोपण करते हैं तो वो उस धन विधेयक के दायरे में नहीं आएगा। तो ये तो हो गई धन विधेयक की बात। अब धन विधेयक कैसे पारित होता है उसके संबंध में क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में साधारण विधेयक की तरह से प्रक्रिया से थोड़ा सा भिन्न है, यानी अलग है, पृथक है। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, और उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। यानी अनुच्छेद 109 है वो धन विधेयक को पारित करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन करता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, और मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोशिश मैंने की है कि उनको अलग कलर से शो करूँ ताकि आपको थोड़ा विशेष उस पर ध्यान दें
कि धन विधेयक है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ये दूसरी बात कि धन विधेयक हमेशा राज्यसभा की बजाय लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। और दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाएगा, यानी धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। उसके अलावा लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधेयक को राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। उसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का ये प्रमाण पत्र भी संलग्न होता है कि ये विधेयक धन विधेयक है। यानी राज्यसभा में भेजने से पहले लोकसभा इसको पारित करेगी, इस पर चर्चा करेगी, और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो एक प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है। यानी कि कई बार प्रश्न में कंपटीशन में पूछा जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करेगा। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो गया कि उसका निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष एक प्रमाण पत्र उसके साथ में संलग्न करेंगे राज्यसभा में भेजने से पहले कि जो संबंधित विधेयक है वो धन विधेयक है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का अधिकार अत्यंत सीमित है, यानी धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ हैं वो सीमित है। वह धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती, उसके संबंध में सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती है। यानी राज्यसभा धन विधेयक के मामले में काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ राज्यसभा को एक अधिकार सिर्फ ये है कि वो सिफारिश दे सकती है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा कि राज्यसभा को विधेयक 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित लोकसभा को लौटाना होता है। यानी राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक उस विधेयक को अपने पास रखती है, उसमें जो भी सुझाव देना चाहे दे सकती है, नहीं दे तो भी वो लौटा हुआ माना जाता है, अगर लौटाए नहीं तो भी वो लौटा हुआ या पारित माना जाता है। इसलिए धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं काफ़ी सीमित है। अतः जहाँ भी विधेयक राज्यसभा में विचार विमर्श और पारित के लिए भेजे जाते हैं, वहीं धन विधेयक विचार विमर्श के बाद लौटाने के लिए भेजे जाते हैं। यानी जैसे जहाँ सामान्य जो विधेयक होते हैं वो जो भी दूसरे विधेयक होते हैं धन विधेयक के अलावा, वो राज्यसभा विचार विमर्श और पारित करने के लिए लौटाए जाते हैं या भेजे जाते हैं। यानी कि वहाँ पे राज्यसभा में उन विधेयकों पर विचार विमर्श भी होता है, पारित होता है, बहस होती है, सुझाव भी दिए जाते हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में विचार विमर्श के बाद लौटाने के लिए भेजा जाता है। नहीं, लोकसभा ने जो डिसाइड कर लिया, खाली राज्यसभा को एक तरह से सूचित करने के लिए भेजा जाता है। वो चाहे कोई सिफारिश दे या न दे, सिफारिश लोकसभा माने या न माने, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सामान्य विधेयक की तुलना में धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित हैं। तो दूसरा, लोकसभा उसकी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का धन विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और दोनों दशाओं में विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। यानी कि अगर 14 दिन तक राज्यसभा पारित कर दे तो भी ठीक है, नहीं कर दे तो भी पारित माना जाता है। दूसरा, राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया, लोकसभा उसको स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। और यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लोकसभा वापस नहीं करती तो उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यानी कि अगर लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा को भेज दिया और राज्यसभा ने 14 दिन तक अपने पास रखा, तो अगर उसके बाद में वापस नहीं भेजेगी तो भी वो भेजा हुआ ही माना जाएगा। यानी सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा की अधिकतम जो लिमिट है वो है। तो अतः राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रखने की शक्ति है। तो ये स्पष्ट हो गया कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा काफ़ी कमजोर है। दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के द्वारा भेजा जाता है। अब जैसे लोकसभा ने पारित करके लोकसभा अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र जारी करके भेज दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है, उसके बाद में राज्यसभा में भेजा गया। राज्यसभा की राय चाहे सहमति दे या न दे, 14 दिन के बाद में वो राज्यसभा से पारित माना जाता है। उसके बाद में वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अब इसमें भी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसकी पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में उसकी शक्तियाँ सीमित है। सीमित इस तरह से है कि अगर लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा ने 14 दिन रखने के बाद में भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें यह है कि लोकसभा जो भी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेकर के उस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति से पहले से अनुमति लेकर के अगर कोई काम करेंगे तो फिर वो व्यक्ति उसके लिए मना नहीं कर सकता। तो इसी तरह का कुछ प्रावधान इस यहाँ भी है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, और इसके बाद में जब लोकसभा पारित करके राज्यसभा के द्वारा पारित करके जब राष्ट्रपति को भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए, तब उस समय राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब कुछ चर्चा करते हैं वित्त विधेयक के बारे में कि वित्त विधेयक या फाइनेंशियल बिल है वो क्या होता है। तो और धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होगा वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं अलग से दोनों का एक तुलनात्मक चार्ट के रूप में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से
दोनों में क्या अंतर होते हैं? तो वित्त विधेयक, साधारणतः वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आय व्यय से संबंधित है। यानी जैसे धन विधेयक में भी यही था और वित्त विधेयक में यही है, लेकिन कुछ मामलों में दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सामान्य रूप से आय या व्यय, खर्च और जो आय इनकम से संबंधित जो भी विधेयक होगा वो वित्त विधेयक होगा। और वित्त विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष में नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक द्वितीय वाचन के बाद प्रवर समिति को भेजा जाता है। यानी जब विधेयक किसी सदन में पेश किया जाता है उस पर वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन। ये अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो जब द्वितीय वाचन के बाद में प्रवर समिति को भेजा जाता है और प्रवर समिति द्वारा विधेयक की समीक्षा के बाद में उसे वित्त विधेयक जब दोबारा सदन में पेश किया जाता है तो उस समय से वह विधेयक लागू माना जाता है और वित्त विधेयक के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता और उसे तत्काल मतदान के लिए रखा जाता है। ये तो हो गया वित्त विधेयक के बारे में कुछ जानकारी। और विशेष जानकारी और क्या है कि इसे पेश किए जाने के 75 दिन के अंदर सदन से पारित हो जाना चाहिए और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए। यानी कि जो वित्त विधेयक है वो 75 दिन के अंदर अंदर सदन से पारित हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा पारित होने अगर समय लगता है तो फिर वो कालातीत टाइप माना जाएगा। अब जैसे सामान्यतः ये विधेयक वार्षिक बजट पेश किए जाने के तत्काल बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी बजट पेश करने के बाद बजट में जो भी कर का प्रावधान होता है, कर हटाने का या कर बढ़ाने का, इस संबंधित जो भी प्रावधान होता है वो इसमें विधेयक में पेश किया जाता है। अब इसमें इस प्रकार प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अब जैसे यहाँ आपको जो भी डाउट होता है वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से इसको विशेष रूप से इंगित किया। दूसरा एक ट्रिक भी आपको बता दूंगा कि जिसके कारण आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो जैसे कि प्रत्येक धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होता है। यानी कि धन विधेयक में जो भी पहले बताया था कि कर से संबंधित या संचित निधि से संबंधित जो भी धन का लेन देन होता है उससे संबंधित जो विधेयक होता है तो वो वित्त विधेयक के दायरे में आता है, क्योंकि वित्त में कर संबंधित, धन संबंधित सारे उसमें प्रावधान आ जाते हैं, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। यानी कि वित्त विधेयक का दायरा बड़ा हो गया, धन विधेयक छोटा हो गया। अब इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए याद रखना है, तो वित्त बड़ा धन छोटा, एक आप इसको एक तरह से गांठ बांध के याद कर लें कि वित्त बड़ा धन छोटा। या अगर मान लो इसको साधारण भाषा में अपने समझने के लिए, या जैसे कई कंपटीशन में कई तरह के शॉर्ट ट्रिक्स अपन काम में लेते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट है आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति एक धनवान है और एक कोई वित्त मंत्री है, तो बड़ा कौन होगा? आप खुद सोच के बताइए कि एक कोई व्यक्ति धनवान है और एक वित्त मंत्री है, तो बड़ा कौन होगा? तो सामान्यतः वित्त मंत्री बड़ा होगा। ये खाली मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो अब वित्त बड़ा होगा तो उसको बड़ा मानना है, धन को छोटा मानना है। यानी कि वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक शामिल होता है, जबकि धन विधेयक है वो उसका जो दायरा होता है छोटा होता है। वित्त विधेयक का बड़ा दायरा होता है, उसमें धन विधेयक के अलावा अन्य भी विधेयक हो सकते हैं, लेकिन जो भी धन विधेयक होगा वो वित्त विधेयक ही होगा, यानी उसी का एक भाग होगा। जैसे कि मान लो कोई विद्यालय है तो विद्यालय में सारा कुछ आ गया, अब उसमें स्टाफ भी है, स्टूडेंट्स भी है, प्रिंसिपल भी है, सारे आ गए। तो अब धन को एक छोटा सा एक स्टूडेंट मान ले तो वो विद्यालय के अंदर ही आ गया। तो कहने का मतलब कि हर स्टूडेंट है वो विद्यालय के अंदर रहेगा, तो ये होगा इस तरह से। अब जैसे ज्ञातव्य है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि लोकसभा अध्यक्ष ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। उदाहरण के लिए वार्षिक वित्त विधेयक में बहुत से अन्य उपबंध होते हैं, किंतु उसे धन विधेयक माना जाता है क्योंकि अध्यक्ष द्वारा उसे धन विधेयक के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। यानी जब अध्यक्ष उसके ऊपर लिख देगा कि ये विधेयक धन विधेयक है, या वो डिसाइड कर लेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक के दायरे में आएगा, तो ये जो अंतिम रूप से डिसाइड करने वाला लोकसभा अध्यक्ष होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये कई कंपटीशन में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है या प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। तो इसमें लोग अक्सर थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने को सीधा याद रखना है कि वित्त बड़ा और धन छोटा, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और इसके तहत वित्त विधेयक को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी वित्त विधेयक भी 2 भागों में है। जैसे पहला तो है वित्त विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषयों के बारे में उपबंध के साथ कुछ अन्य विषयों के बारे में भी उपबंध किया हो, जैसे कि धन विधेयक। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि धन विधेयक भी वित्त विधेयक का भाग होता है। तो अनुच्छेद 110 में आपने वैसे शुरुआत में देखा होगा कि वित्त विधेयक से संबंधित होता है अनुच्छेद 110। तो इसमें वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 के सारे विषय जो धन विधेयक से संबंधित वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा ये 117(1) में वर्णन है। दूसरा वित्त विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय का उपबंध करता है अनुच्छेद 117(3) में।
तो ये दोनों प्रकार के जो विधेयक है वो सारे वित्त विधेयक के दायरे में आ जाएंगे। उपरोक्त दोनों प्रकार के वित्त विधेयक को संसद द्वारा पारित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को प्रावधान किया गया है। अब जैसे 110 के जो विषय है या 117(1) में जो उपबंध होंगे उनके संबंध में क्या होगा और दूसरा क्या होगा, तो प्रथम प्रकार के जो वित्त विधेयक होंगे यानी कि जो 110 से संबंधित यानी अनुच्छेद 117(1) के जो अधीन आने वाले जो है उसको सामान्य रूप से धन विधेयक के समान ही प्रस्तुत किया जाएगा। पहले लोकसभा में किया जाएगा, उससे पूर्व पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी, यानी सारी प्रक्रिया वो वित्त विधेयक धन विधेयक के रूप में होगी। और उक्त दोनों समानताओं के सिवाय यह वित्त विधेयक सामान्य विधेयक के समान होता है, यानी इनके अलावा बाकी जो प्रोसेस है वो सेम होगा। अतः वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए, जबकि धन विधेयक है वो कोई जरूरी नहीं है, राज्यसभा उसे संशोधित या नामंजूर भी कर सकती है। यानी वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा हो सकती है लेकिन धन विधेयक के मामले में नहीं है। दूसरा, गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो एक इंटरेस्टिंग मतलब याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जैसे आप 108 जो गाड़ी है वो आप कब बुलाते हैं, 108 का मतलब हो गया एम्बुलेंस। जैसे राजस्थान में 108 नंबर डायल करेंगे तो आपको एम्बुलेंस मिलेगी। एम्बुलेंस कब मिलेंगे, जब कोई विकट परिस्थिति हो। तो संसद के मामले में अगर किसी सदन में स्पष्ट बहुमत सरकार को नहीं है और कोई विधेयक पारित करना है तो जो सरकार है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करती है, यानी बुलाती है। और संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा। अब जैसे सामान्य रूप से कोई विधेयक जैसे लोकसभा में किसी सरकार का बहुमत है लेकिन उसी सरकार उसी की होगी जिसका लोकसभा में बहुमत होगा, लेकिन राज्यसभा में उस सरकार का बहुमत नहीं है तो विधेयक कोई भी लोकसभा में तो पास हो जाएगा लेकिन राज्यसभा में अटक जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करती है, यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के। तो अब संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाएगा, तो अनुच्छेद 108, यानी जब इमरजेंसी आती है तो 108 को अपन कॉल करते हैं। तो इस तरह से आप ये इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ये वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को शक्तियाँ है, राज्यसभा को भी शक्तियाँ ज़्यादा है, जबकि धन विधेयक के मामले में शक्तियाँ हैं वो सीमित है। दूसरे प्रकार का जो वित्त विधेयक यानी कि जो भारत की संचित नीति से व्यय के प्रावधान करने वाले वित्त विधेयक को पारित करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक में अपनाई जाती है। इस विधेयक की एकमात्र भिन्नता यह है कि इसे संसद द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक विधेयक पर विचार के लिए राष्ट्रपति ने संसद को सिफारिश न की हो। और अन्य सभी बातों में यह विधेयक साधारण विधेयक के समान होता है, यानी वित्त विधेयक में राष्ट्रपति है वो सिफारिश करता है संसद को। इसलिए ध्यात है कि विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती, संसद द्वारा उस पर विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। यानी जैसे वित्त विधेयक के मामले और धन विधेयक के मामले में यहाँ अंतर मैं बता दूं कि या सामान्य जो विधेयक है और वित्त विधेयक के मामले में कि विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती। किसके मामले में, वित्त विधेयक के मामले में। जबकि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होता है। दूसरा, संसद द्वारा उसे विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति सिफारिश करेगा तभी संसद उस पर विचार करेगी, जबकि साधारण विधेयक के मामले में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से ये साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर आ गया। मैं आगे टेबल के रूप में आपको स्पष्ट रूप से और बता दूंगा। जैसे ये तुलना के रूप में धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर होगा, तो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, जैसा कि पहले बता दिया। सामान्य विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और अब जैसे आगे और भी कुछ बता दूंगा मैं। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, जैसा कि अनुच्छेद 110 में अपने पहले डिस्कस कर लिया। सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की प्रमाण अनुमति आवश्यक नहीं है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अत्यंतिक अधिकार प्रदान किया गया, नहीं धन विधेयक के मामले में लोकसभा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा को बहुत कम जो है शक्तियाँ प्रदान की गई है। जबकि सामान्य विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। अब धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, सिर्फ वो 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, अपनी राय दे सकती है, लेकिन स्वीकृत अस्वीकृत वगैरह नहीं कर सकती। जबकि सामान्य विधेयक के मामले में राज्यसभा को भी समान शक्तियाँ मिली हुई है। नेक्स्ट है धन विधेयक और सामान्य विधेयक। दूसरा जो अगला जो अंतर है कि इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यानी कि सामान्य जो विधेयक होता है वो पहले लोकसभा में जाएगा, धन विधेयक, उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष उस पर मार्क करेगा कि ये धन विधेयक है, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। 14 दिन के भीतर राज्यसभा से पारित या न पारित होने के बाद वो पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जबकि सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
इसमें अंतर ये है कि इसमें राज्यसभा के पास कोई शक्तियाँ नहीं होती धन विधेयक में, जबकि साधारण विधेयक में शक्तियाँ होती है। दूसरा है, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। जैसे अनुच्छेद 108 के तहत जैसे एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो वो प्रावधान है, वो धन विधेयक के मामले में नहीं है। धन विधेयक को अलग अलग दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। अब जरूरी क्या, धन विधेयक में तो राज्यसभा को कोई शक्ति ही नहीं है, जो भी शक्ति है वो सारी लोकसभा के पास में है। जबकि इसलिए इसमें संयुक्त अधिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि राज्यसभा के पास तो कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ वो 14 दिन तक रोक सकती है, उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं है। जबकि सामान्य विधेयक में अगर मान लो मतभेद है और सरकार के पास में राज्यसभा में विशेष रूप से बहुमत नहीं है, तो वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये लोकसभा में पेश किया जाता है, और किसी की अनुमति लेकर कोई काम करेंगे तो फिर वो व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता। तो यही बात है। जबकि सामान्य विधेयक है को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, अनुच्छेद 111 के तहत है। और धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा में पेश किया जाएगा और सरकार के द्वारा यानी सरकार के मंत्रियों द्वारा ही पेश किया जाएगा, यानी ये सरकारी विधेयक ही होगा, निजी विधेयक नहीं होगा। अब आपको मैं एक और जानकारी दे दूँ कि निजी विधेयक और सरकारी विधेयक दो प्रकार के विधेयक होते हैं। उनमें क्या अंतर होता है, तो जो विधेयक सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है वो सरकारी विधेयक कहलाएगा, लेकिन निजी विधेयक का मतलब होता है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य जो सरकार का हिस्सा नहीं है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, वो कोई भी पेश कर सकता है, तो उसको अपन निजी विधेयक कहेंगे। अब मैंने एक शब्द का और जिक्र किया है, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, कई लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं अगले कोई वीडियो में अगर आपको आवश्यकता हो तो कमेंट करके बताएं, मैं विशेष अलग से पूरा वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। कई बार सामान्य रूप से कई लोग इसको तो एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अंतर होता है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया कि जैसे धन विधेयक केवल सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जबकि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक और सामान्य विधेयक में जो दूसरे अंतर हैं कि धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने का से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह धन विधेयक है, यानी लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है। साधारण विधेयक के मामले में ऐसे कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रख सकती है। राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत सीमित है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। धन विधेयक 14 दिन के बाद में राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है, चाहे वो पारित करे या ना करे, जबकि साधारण विधेयक सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि धन विधेयक है वो सरकार का कोई मंत्री पेश करेगा और अगर वो पारित नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक तरह से अविश्वास हो गया सरकार पे, तो त्यागपत्र देना पड़ सकता है। जबकि इसे लोकसभा द्वारा जो सामान्य विधेयक को अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, क्योंकि यदि कब के जब कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो, यानी विधेयक सरकारी हो। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि कुछ विधेयक सरकारी होते हैं, कुछ निजी विधेयक होते हैं, दोनों में अंतर मैंने बता दिया कि अगर कोई मंत्री पेश कर रहा है तो विधेयक वो सरकारी होगा, और कोई लोकसभा का अन्य सदस्य जो सरकार का हिस्सा नहीं है वो पेश कर रहा है तो वो निजी होगा। तो निजी के मामले में तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर धन विधेयक है या किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो वो वहाँ अगर वो पारित नहीं होता है तो उसको सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अब यहाँ तीनों के अंदर आपको समझ में आ गया कि धन विधेयक है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अस्वीकृत हो जाता है तो। सामान्य विधेयक के मामले में अगर सरकारी विधेयक है तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, लेकिन अगर निजी विधेयक है तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। अब है ये हो गया। इसके अलावा धन विधेयक और वित्त विधेयक, जैसे कि मैंने पहले डिटेल में बता दिया, फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे रह गए जो मैं तुलनात्मक रूप से आपको बता देता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के कंपटीशन होते हैं, इसके अलावा जैसे RS वगैरह की मुख्य परीक्षा जिसमें लिखित रूप में लिखना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि वहाँ कई बार दोनों में अंतर पूछा जा सकता है और आप पॉइंट वाइज बिंदु वाइज अगर अंतर लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने की संभावना बन जाती है। तो अब जैसे धन विधेयक के मामले में धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 में दी गई है, और वित्त विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 117 में दी गई है। धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं, यानी कि जो धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो 109 में है, और जो विषय है वो 110 में वर्णित वही विषय है, उससे संबंधित अगर विधेयक होगा तो धन विधेयक होगा, जैसे कि कर है, संचित निधि से धन का निकासी वगैरह ये है। वित्त विधेयक के मामले में
अनुच्छेद 110 में वित्त विषय तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होगा। इसके अलावा कुछ अन्य विषय भी होते हैं, यानी वित्त विधेयक का जो भी दायरा होता है वो बड़ा होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। अब धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विभाग विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है। जो बात मैंने अभी कही वही उसको अलग भाषा में कहें तो धन विधेयक का जो दायरा है वो सीमित होता है, जबकि वित्त विधेयक का दायरा बहुत विस्तृत होता है। अतः प्रत्येक वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होता है। तो अब मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। अनुच्छेद 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि वित्त विधेयक में धन विधेयक भी आएगा और अन्य विधेयक भी आएंगे। तो अनुच्छेद 117 वाला जो विधेयक होगा वो धन विधेयक के दायरे में आएगा, तो वो तो धन विधेयक की तरह पेश किया जाएगा। जो अन्य जो है वो राज्यसभा में सीधे पेश किए जा सकते हैं। दूसरा अंतर है कि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है, यानी कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है, 14 दिन तक रख सकती है, उसके बाद में सिफारिश करे या न करे वो पारित माना जाता है। जबकि वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यानी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। जबकि अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है, यानी 117(1) के तहत आवश्यक है। इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद के किसी सदन में पेश किए जा सकते हैं। दूसरा है कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ती, राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित है तो राज्यसभा इसको रोक ही नहीं सकती। जबकि वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और जैसे धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, और बाध्य इसलिए है क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही इसको पेश किया जाता है। जबकि वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसको लौटा सकता है। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपके धन विधेयक और वित्त विधेयक का जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। बहुत अच्छी तरह से आप इनको याद कर लें। 14 दिन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सामान्य रूप से जो सामान्य विधेयक होता है उसमें 6 महीने का जो प्रावधान होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 110 है, 109 है और 117(1) है, 117(3) है, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इस तरह से पुनर्विचार है, पूर्व अनुमति है, ये जो पॉइंट है इसके आधार पर आप इनमें अंतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो भी टॉपिक था कि धन विधेयक और वित्त विधेयक, आशा करता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो अभी अपलोड करूँगा वो है संसदीय प्रक्रिया। अब संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आएंगे या किस किस बिंदु पर अपन डिस्कस करेंगे वो भी मैं एक थोड़ी सी झलक आपको बता देता हूँ। कि इसमें संसद में सामान्य प्रक्रिया यानी संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत प्रश्न काल है, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, पूरक प्रश्न, शून्यकाल क्या होता है, अल्पकालीन चर्चा क्या होती है, संसदीय प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ये सारे जो प्रस्ताव वगैरह है उसके संबंध में विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी विशेष टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आप स्वयं भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।